गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, हमेशा इंसान को खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अक्सर दूसरे इंसान की बातें घर तोड़कर रख देती हैं। साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विमला जी अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी। तभी उनका एक पड़ोसी स्टेशन से अपने बेटे की साइकिल पर पीछे बैठकर घर आया। विमला जी को देखते ही उनका पड़ोसी साइकिल से उतर गया। अपने बेटे को अपना बैग पकड़ाकर वो घर के अंदर जाने के लिए बोलकर विमला जी के सामने खड़ा होते हुए बोला, बहन, शहर में तो तुम्हारे बेटे ने कितना बड़ा घर बनवा लिया है। तुमने तो हमारा मुंह भी मीठा नहीं करवाया। विमला जी हैरान खड़ी हो गई और कहने लगी, ये क्या बोल रहे हो दिवाकर भैया? मेरे बेटे ने कौन सा घर बनवाया है? सुबह सवेरे आप हमसे मजाक कर रहे हो। ये सुनकर दिवाकर जी हंसते हुए बोले, अच्छा बहन, लगता है कि तुम मुंह मीठा नहीं करवाना चाहती। तुम्हारे बेटे ने इतना बड़ा घर बनवा लिया और तुम कहती हो तुम्हें पता ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम कह रही थी कि तुम बेटे के घर जा रही हो। वहाँ पर तो तुम उस बड़े से घर में ही रही होंगी, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। अब अपने पड़ोसी की इस बात को सुनकर विमला जी का तो सर चकराने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। वो हैरानगी से बोली कि मैं तो अपने बेटे के घर शहर गई थी, क्योंकि बहू की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे देखने के लिए गई थी। लेकिन वहाँ तो मैं अपने बेटे के किराए के मकान में ही रही थी। मेरे बेटे ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तब दिवाकर ने अपना माथा झटकते हुए कहा, तब तो लगता है बहन, तुम्हारा बेटा नालायक निकला। तुम्हारे बेटे की नीयत ही खराब है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो बहुत बड़े घर के आगे खड़ा होकर माली से बगीचे में कुछ काम करवा रहा था। विमला जी कहने लगी, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी भाई। तो वो दिवाकर कहने लगा, नहीं नहीं, पीछे तुम्हारी बहू भी कुर्सी पर बैठी थी। पहले तो मैंने सोचा कि जाकर इनसे मिल लेता हूँ। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि ये इतना बड़ा आदमी हो गया है, ना जाने मुझे पहचानेगा कि नहीं, इसीलिए मैं चला आया। अब यहाँ आकर तो और हैरानी हो रही है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें भी अपने नए घर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर वो मुझे क्या पहचानता। इतना कहकर दिवाकर जी वहाँ से अपने घर चले गए और विमला जी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रह गई। तभी अंदर से विमला जी के पति अशोक जी चिल्लाते हुए बोले कि सब्जी बन चुकी है, एक बार आकर देख लो। विमला जी घर के अंदर गईं। आज सुबह सवेरे उन्होंने घर के पीछे से ताज़ी सब्जी तोड़कर सब्जी बनाई थी, लेकिन बेटे के बारे में ये सुनते ही उनकी सारी खुशी ख़त्म हो गई। अब करेले की सब्जी तो बनकर तैयार हो गई थी। चावल बनाने के लिए उन्होंने चावल चढ़ा दिए तो उनके पति कहने लगे कि आज तो तुम पूरी सब्जी खिलाने वाली थी ना, फिर तुम चावल क्यों बना रही हो? तो विमला जी ने कहा, अब तो मेरे गले से एक और भी नीचे नहीं उतरेगा। क्या आपको पता भी है कि हमारे बेटे ने क्या किया है? अशोक जी हैरान होकर बोले, क्या हो गया? क्या किया है हमारे अविनाश ने? तो विमला जी कहने लगी, अविनाश ने शहर में अपना नया घर बनवा लिया है और हमें बताया तक नहीं। कहते कहते वो रोने लगी। पत्नी की बात सुनकर अशोक जी स्तब्ध रह गए। कहने लगे, अभी कुछ दिन पहले तो तुम खुद शहर गई थी। अगर बेटे ने नया घर खरीदा होता तो वो क्या तुम्हें नहीं बताता? और वो मुझसे पूछे बिना नया घर खरीद ही नहीं सकता। मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ। मैंने उसे पढ़ाने लिखाने के लिए अपने गांव की ज़मीन तक बेच दी। घर के बाहर ही छोटी सी दुकान खोलकर किसी तरह से गुजारा कर रहा हूँ। मैंने तो अविनाश को साफ साफ कह दिया था कि शहर जाकर पैसा कमाने के बाद सबसे पहले जब पैसा इकट्ठा हो जाए तो हमारे इस घर की थोड़ी मरम्मत करवाना। तो मेरा बेटा मुझसे पूछे बिना या बताए बिना शहर में नया घर कैसे बनवा सकता है? विमला जी रसोई की छत की ओर देखते हुए बोली, वो देखो टूटी हुई छत, जिससे अभी रोशनी भी आ रही है। बारिश में यहीं से पानी आता है। मैंने सोचा था कि अविनाश पिछली बारिश में ही मरम्मत करवा देगा, लेकिन उसने कहा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मरम्मत करवाने से मना कर दिया।
मुझे भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगी, लेकिन अब तो ये उम्मीद भी टूट गई। हमारा बेटा शहर जाकर बदल गया है। अशोक जी चिढ़ते हुए बोले, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या तुमने कोई सपना देखा है कि अविनाश ने नया घर बनवा लिया? विमला जी बोली कि वो पड़ोस के दिवाकर जी हैं ना, वो शहर गए थे, वही देख कर आई हैं हमारे बेटे को उसके नए मकान में। अशोक जी ने बैठते हुए कहा, मैं अभी दिवाकर से पूछ कर आता हूँ। अशोक जी जल्दी में दिवाकर जी के घर पहुँचे। दिवाकर जी ने उन्हें भी वही बात बताई जो विमला जी को बताई थी। अशोक जी का पसीना छलकने लगा। वो सोच में पड़ गए कि उनका बेटा अविनाश उनके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आखिर उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब दिवाकर से पता लेकर वो अपने घर चले आए। अब अपने पति का बुझा हुआ चेहरा देखकर विमला जी बोल पड़ी, हो गया विश्वास। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा बेटा भी नालायक निकल गया। इतना कहकर विमला जी जोर जोर से रो पड़ी। अशोक जी बोले कि तू तैयारी कर, हम आज ही शहर जाएंगे और अविनाश के दिए हुए पते पर जाकर देखेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर वो मुझसे कहता कि उसे शहर में नया घर बनवाना है तो क्या मैं मना कर देता? बेटे की खुशी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। मैंने तो अपनी ज़मीन तक बेच दी और वो नालायक वहाँ शहर में बड़ा घर बनवा रहा है और उसने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। वो लड़का जो गांव के बाजार से जाकर कुछ भी खरीद नहीं पाता था, आज उसने घर खरीद लिया और हमें बताया भी नहीं। बोलते बोलते अशोक जी की आवाज़ में उनका दर्द साफ समझ में आ रहा था। विमला जी ने जल्दी से पति के लिए खाना परोसा और कहा, जल्दी से खाना खा लो, मैं थोड़ा सा सामान बांध लेती हूँ। अशोक जी कहने लगे, नहीं, अब मेरे गले से निवाला भी नहीं उतरेगा जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लगेगा। विमला जी परेशान हो गई। उन्होंने थोड़ा सा खाना साथ रख लिया ताकि रास्ते में भूख लगे तो वो खाना खा सकें। बाकी का खाना उन्होंने पड़ोसियों को दे दिया। अब दोपहर की ट्रेन पकड़कर वो लोग शहर जाने के लिए रवाना हो गए। शाम को 5 बजे वो शहर पहुंच गए थे। अविनाश के दिए हुए पते पर जब वो लोग पहुंचे तो वहां पर तो ताला लगा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करें। उन्होंने पड़ोस में जाकर पूछा तो पता चला कि सचमुच वो घर तो अविनाश का ही था, जो बड़ा घर था। अब तो अशोक जी की आंखों से धार धार आंसू बहने लगे। उन्हें रोता हुआ देखकर विमला जी भी रो पड़ी। तभी वहाँ पर अविनाश की बड़ी सी कार आकर रुकी। अविनाश अपनी पत्नी के साथ लोहे के बड़े से गेट के पास पहुँचा और दरवाज़ा खोलने लगा। अविनाश को देखकर अशोक जी की आंखों में खून उतर आया। वो आगे बढ़े, उन्होंने बेटे को पकड़कर कहा, नालायक, क्या इसी दिन के लिए हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था? अचानक से अपने माँ और पिता को सामने देखकर अविनाश के चेहरे पर तो खुशी आ गई, लेकिन पिता का ऐसा रुद्र रूप देखकर वो सक पका गया। कहने लगा, क्या हुआ पिताजी, आप गुस्से में क्यों हैं? और आप अचानक से बिना बताए शहर कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? अशोक जी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, अब ठीक होने जैसा बचा ही क्या है? तूने इतना बड़ा घर बनवाया और हमें बताया तक नहीं। क्या हम तेरे लिए इतने गैर ज़रूरी हो गए? कहते कहते वो फूट फूट कर रो पड़ी। तो अपने पिता को यूं रोता देखकर अविनाश उनकी हथेली थाम कर बोला, पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अब आप आ ही गए हैं तो आप अंदर चलिए, मैं आपको सब बताता हूँ। इतना कहकर वो अपने पिता को घर के अंदर ले गया और पीछे पीछे विमला जी की बहू भी अपनी सास को पकड़कर घर के अंदर ले आई। घर के अंदर कदम रखते ही अशोक जी ने देखा कि पहले एक लंबा चौड़ा बगीचा था। बगीचे में पक्की पगडंडी थी, दोनों ओर फूलों की क्यारियाँ महक रही थी। विमला जी को लगा जैसे ही उनके सपनों का घर है, बिल्कुल ऐसा घर जैसा उन्होंने कभी सपनों में देखा था। फूलों की खुशबू की महक से वो एक पल को भूल गईं कि वो किस दर्द में हैं। चलते चलते वो घर तक पहुँचे तो नेम प्लेट पर नज़र पड़ते ही अशोक जी आश्चर्य के मारे उछल पड़े, क्योंकि वहाँ पर अशोक जी और विमला जी का नाम सुनहरे अक्षरों में चमक रहा था। वो हैरानगी से अविनाश की ओर देखने लगे तो अविनाश कहने लगा, पिताजी, ये घर मेरा नहीं बल्कि आपका और माँ का है। आप लोगों ने इतनी मेहनत से मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मैंने भी सोचा कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ दूंगा, इसीलिए मैंने आप दोनों को कुछ नहीं बताया। ये घर मैं आपके लिए ही बनवा रहा था। इस घर के मालिक आप हैं। और माँ, तुम बचपन से कहती थी ना कि तुम्हें कैसे घर में रहने का शौक़ है,
तो मैंने हर एक चीज़ तुम्हारे अनुसार बनवाई है। बस मैं इस घर के पूरे होने का इंतज़ार कर रहा था और फिर मैं आप लोगों को गृह प्रवेश में बुलाकर अचानक से खुशी देना चाहता था। बाहर बगीचे में भी मैंने आपके मनपसंद पेड़ पौधे लगवाए हैं। बस 15 दिनों के बाद ही शुभ मुहूर्त था और मैं आपको बुलाने ही वाला था। बीच बीच में मैं यहाँ आकर काम करवा रहा था ताकि आप लोगों को कहीं कोई परेशानी महसूस ना हो। रहता तो मैं अभी भी किराए के घर में ही हूँ। जब आप लोग यहाँ आओगे तो मैं भी यहाँ रहने के लिए आ जाऊँगा। और पिताजी, अब आपके गांव में अकेले रहकर वो दुकान आपको चलाने की ज़रूरत नहीं। अब आप अपने बेटे के साथ आराम की ज़िंदगी गुजारिए। अब हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और हाँ पिताजी, आपने जो अपनी ज़मीन बेची थी वो भी मैंने ख़रीदने की बात कर ली है। मैं आप दोनों को एक साथ दो दो खुशियाँ देना चाहता था, लेकिन आप लोग अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गए। अब तो विमला जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे बहू पर आशीर्वादों की झड़ी लगाते हुए कहा, खुश रहो, तुमने हमारा नाम रोशन किया। हम तो दुखी हो गए थे। बात दरअसल ये है कि गांव के दिवाकर काका यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने तुम्हें बगीचे में देख लिया होगा। उन्होंने ही हमें बताया कि तुम अपने बड़े घर में नए घर में रहते हो, तो हमारे होश उड़ गए कि क्या हमारा विनाश इतना पराया हो गया कि उसने हमें नए घर के बारे में बताया भी नहीं। हमने तो सोचा था कि बेटे और बहू अपने नए घर में नई दुनिया बसा रही हैं, लेकिन तुमने तो सच में हमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इतना कहकर विमला जी ने बेटे बहू को गले से लगा लिया। अशोक जी ने भी अविनाश को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच में बेटा हो तो तुम्हारे जैसा। उनकी बहू भी बोले, पिताजी, घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के बिना तो घर अधूरा ही रहता है। अब आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे ना। अशोक जी ने नम आँखों से बहू की ओर देखते हुए सहमति में सर हिलाया। इसके साथ ही उनकी आंखों से 2 बूंद खुशी के आंसू गिर पड़े, ये सोचकर कि उनका बेटा सच में कितना लायक है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।